मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार चतुर्वेदी है और मैं मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से हूँ। 17वीं बीपीएससी परीक्षा में मेरी 392 रैंक आई है और मुझे बिहार में राजस्व अधिकारी का पद प्राप्त हुआ है। और मेरी तैयारी काफ़ी समय से चल रही है। वैसे तो मैं यूपीएससी की तैयारी करता था बिहार की मैं अलग से कोई तैयारी नहीं किया हूँ। बीपीएससी के लिए मैं अपने यूपीएससी वाले मटेरियल्स का ही इस्तेमाल किया हूँ। वही अपने नोट्स को ही बार बार मैं रिवीजन करता था। और इसके अलावा बिहार स्पेशल के लिए बस मुझे अलग से तैयारी करनी पड़ी, उसके लिए अलग से रणनीति बनानी पड़ी, तो उस पर मैंने फोकस किया और अपने नोट्स पे फोकस किया। यही मेरे सोर्स रहे और लगभग ये 7-8 साल की मेरी जर्नी रही। 7-8 साल बाद मुझे सफलता प्राप्त हुई और जिस दौरान कई बार मैंने यूपीएससी का अटेम्प्ट किए जिसमें रिजल्ट नहीं हुआ, टूटा, हारा, लेकिन उठा और लगातार संघर्ष करता रहा, जिसका परिणाम ये हुआ कि आखिरकार बीपीएससी में मुझे सफलता प्राप्त हुई और राजस्व अधिकारी में बन पाया। धन्यवाद। इसमें ये रहता है, यानी मेन चीज़ रहती है पेशेंस बनाए रखें। अगर आप पेशेंस बनाए नहीं रख पाते हैं और एग्जिट हो जाते हैं तो हो सकता है आपका नंबर जब आने वाला होता है उस टाइम पर आप वहाँ नहीं होते हैं। तो यानी मेन है पेशेंस बनाए रखिए। ठीक है, आप ये बताइए, आपने क्या एनसीईआरटी का खूब रहता है बच्चों को कि एनसीईआरटी पढ़े, ये पढ़े, वो पढ़े, आपने कभी लाइफ में पढ़ी थी एनसीईआरटी? तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी और बहुत पहले ही मैंने लगभग 2019 में ही एनसीईआरटी पढ़ ली थी। और मुझे लगता है कि जब भी आप इस जर्नी में कोई स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत एनसीईआरटी से ही करनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी एक तो आपके अंदर उस विषय के एक कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मददगार होता है और साथ ही साथ आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा करता है। एनसीईआरटी में कोई चीज़ें ज़्यादा डिटेल से नहीं होती जाती हैं, लेकिन इतनी दी जाती है कि आपको उसके बारे में और जानने की इच्छा होने लगती है। तो इसके बाद आप जब कोई मोटी किताबें और नोट्स पढ़ने के लिए फिर आप उसके लिए प्रेरणा ला पाते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है किसी विषय के बारे में बेहतर से जानने के लिए तो आपको विषय बोरिंग लगने लगते हैं, आपके लिए वो बोझ होने लगते हैं, जो कि आपके परीक्षा में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एनसीईआरटी तो पढ़ना ही चाहिए और साथ ही साथ जो भी आयोगों द्वारा क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसके लिए भी एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है। तो जब आयोग ही उसको फॉलो कर रहा है तो हमें वो जरूर पढ़ना चाहिए सर। ठीक है, प्रीलिम्स से पहले ये रहता है कि क्वेश्चन पेपर लगाएं या फिर कई क्वेश्चन बैंक चलते हैं, जैसे घटना चक्कर हो गया, आर्यंत हो गया, कई तरह के चलते हैं। तो आपने क्या किया? क्या क्वेश्चन पीवाईक्यू लगाए या फिर वो अलग से लगाए? आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई ताकि बाकी बच्चों को पता लगे वो भी ये स्ट्रेटजी अपना सके? मैं बेसिकली यूपीएससी की तैयारी करता था, तो मेरा फोकस बीपीएससी पे था नहीं। कि जब मुझे ये हुआ कि अब मुझे बीपीएससी भी देना है तो सबसे पहले तो सर मैं पीवाईक्यू निकाला और पीवाईक्यू काफ़ी गहनता के साथ मैंने उसे पढ़ा, एनालिसिस किया, विश्लेषण किया और मेन जो डिमांड बीपीएससी की हो सकती है मैंने उसको समझने की कोशिश किया और वो मेरे लिए काफ़ी मददगार रहा। तो पीवाईक्यू तो देखिए 100% करना चाहिए, इसके लिए इसका कोई विकल्प नहीं है। और रही बात टेस्ट सीरीज की, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था और एक भी टेस्ट मैंने लगाए भी नहीं थे। मैंने पीवाईक्यू को ही बार बार जब भी मुझे टेस्ट लगाने का मन होता था तो मैं पीवाईक्यू के ही 30-40 क्वेश्चन उठा लेता था और उसी को अच्छे से एनालिसिस करता था, उसी को समझने की कोशिश करता था। पीवाईक्यू में कितने साल के लगाया आपने? एक ये रहता है ना, अलग अलग पीवाईक्यू आते हैं। एक में रहता है मोटी बुकलेट आती है, किसी में 20 साल के दिए हैं, किसी में 10 साल के दिए हैं, किसी में और ज़्यादा के दिए हैं। आपने कितने साल के लगाते थे या सारे आपने लगा लिए थे पीवाईक्यू? दरअसल मैं बीपीएससी की तैयारी अपनी शुरू किया। बीपीएससी के नोटिफिकेशन आने के बाद जब मैंने फॉर्म भरा उसके बाद ही मैंने बीपीएससी की तैयारी शुरू की। तो मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा सालों का पीवाईक्यू कर पाऊँ। मेरा उद्देश्य ये मतलब बहुत ज़्यादा सालों का पीवाईक्यू करने से ज़्यादा उद्देश्य मेरे पास ये था कि मुझे 3-4 साल का ही करना, लेकिन कई बार करना है। यानी कि उस स्ट्रेटेजी का पता लगाना कि किस दिशा में आयोग जा रहा है। जी, तो मैं 2 से 3 वर्ष का ही पीवाईक्यू किया था, लेकिन एक पीवाईक्यू को मैंने कम से कम 4 से 5 बार किया था। अच्छा, तो हम बाकी भी बच्चे बता रहे थे ये कुछ जी, तो मैंने एक ही वर्ष के पीवाईक्यू की 4-5 बार किया। इस प्रकार तुलना के 3 ही पीवाईक्यू किया, 3 साल का किया था मैं, लेकिन उसी को लगभग 10-12 बार कर गया था। तो इससे एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई और आयोग क्या हमसे डिमांड करता है वो भी मेरे लिए ज़्यादा चुका। और इसके अलावा मैं अपने नोट्स को अच्छे से फॉलो करता रहा, उसको खूब पढ़ा, खूब रिवीजन किया और बिहार स्पेशल के लिए मैंने एक बुक यूज किया, उसको भी कम से कम 7-8 बार पढ़ा। और करंट के लिए मैं पेपर से कुछ दिन पहले जो मैराथन क्लासेस आती हैं 12 घंटे की, तो उस वीडियो को मैं लगभग 4-5 बार देखा। इससे हुआ क्या कि क्योंकि पेपर कुछ दिन पहले ही मैंने उसको देखा था
तो चीज़ें मेरे दिमाग में थी, अगर मुझे याद नहीं भी है तब भी ऑप्शन देख के मुझे एक प्रकार की इमेजिंग बन जाती थी कि इसका आंसर ये होना चाहिए। तो उसमें मुझे काफ़ी मददगार था। और जो मेंस का होता है, ये तो कि हमने प्रीलिम्स की बात है, मेंस का होता है, मेंस के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, टाइम बाउंड में आपने कैसे पेपर किया, क्या आपका कोई क्वेश्चन छूटा या नहीं छूटा के वहाँ पेपर में आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई अंदर? मेंस का पेपर में मेरे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे थे। मैंने सारे क्वेश्चन जीएस फर्स्ट के भी सेकंड के भी पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और एक बढ़िया संतुलन के साथ मैंने अटेम्प्ट किया था। और इसके लिए मैंने किया क्या था कि जो PYQ है उनको पहले शुरू में रिजल्ट आने के बाद लगभग 10-15 दिन तक तो मैंने PYQ पे ही काम किया। और जब PYQ में मेरी अच्छी समझ हो गई तो मैं मेंस के लिए भी किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था। 1-2 टेस्ट में दिया था, कुछ कोचिंग में फ्री में जो टेस्ट करवा रहे थे तो वो वाला बस दिया था। इसके अलावा सर मैं किया क्या कि जो टेलीग्राम चैनल है तो जितने भी कोचिंगों के टेस्ट सीरीज होते थे वो सारे पेपर टेलीग्राम में मिल जाते थे और उसके आंसर भी टेलीग्राम में मिलते थे। तो मैं वहाँ से पेपर निकालता था और अपने से सिनॉप्सिस बनाता था। जैसे कि एक पेपर को 3 घंटे में सॉल्व करना होता तो उसको मैं 1 घंटे में सॉल्व करता था, पूरा आंसर ना लिख के उसका ड्राफ्ट बनाता था, सिनॉप्सिस बनाता था। और उसके बाद जो व्याख्या मिलता था उससे मैं देखता था कि इसमें कौन कौन से पॉइंट मैंने ऐड किए हैं, कौन से पॉइंट अलग से हैं और जो अलग से होते थे उसको फिर बाद में ऐड करता था। इससे होता क्या था कि अगली बार जब फिर मुझे उस टॉपिक में क्वेश्चन मिलते थे तो मेरे पास जो मेरे खुद के पॉइंट्स हैं वो भी होते थे और साथ ही साथ मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होते थे। और यही पे किया, अगर मुझे मान लीजिए 10 कोचिंगों के पेपर मिलते थे तो पूरे में करता था। तो जहाँ लोग एक दिन में 1 या 2 टेस्ट लगा पाते थे तो मैं अपनी इस प्रक्रिया में एक दिन में 4 से 5 टेस्ट लगा पाता, क्योंकि लोगों को 3 घंटे लगते थे, मुझे केवल 1 घंटे लगते थे। और इसमें ये रहता है, पेपर में ये रहता है कि क्या आपने अपने जो क्वेश्चन है वो बिहार से लिंक करके लिखे, नहीं लिखे, आपने कैसे किया? क्योंकि ये 2 तरह की स्ट्रेटेजी चलती है, बोलते हैं कि क्वेश्चन को बिहार से लिंक करके लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा दिमाग बच्चों का ये रहता है कि क्या करें क्या ना करें। आपने कैसे, जो आपने फॉलो किया वो बताइए। सर मेरा मानना है कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, अगर आप उसका एग्जाम दे रहे हैं तो चीज़ें बिहार ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो मैं क्या करता था कि मैं जो साधारण उत्तर होते थे उनको उसी बेस पे लिखता था, जैसे यूपीएससी में लिखता था वैसे भी लिखता था, लेकिन जहाँ पे एग्जाम्पल देने होते थे तो मैं भारत के संदर्भ में एग्जाम्पल न दे के बिहार का, जैसे मान लीजिए मुझे कहीं पे एग्जाम्पल देना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का न दे के पटना हाई कोर्ट के जजमेंट का उदाहरण दे देता था। अगर मान लीजिए मुझे राजनीतिक अपराधीकरण पे लिखना था, इस पर क्वेश्चन था भी, तो उदाहरण मैं भारत के उसमें न दे के बिहार के उसमें दे, तो उत्तर मेरे उसी प्रकार के रहते थे। बस जैसे एग्जाम्पल देना है या फिर हिंट देना है, जो भी चीज़ें होती थी वो मैं बिहार स्पेसिफिक देना था, तो इससे उत्तर आपको वही रहने के बावजूद भी लगते थे कि बिहार ओरिएंटेड है। और आपने क्या फ्लो चार्ट, डायग्राम, क्या आपने अपने पेपर में उसका यूज किया या नहीं किया आपने? सर मैंने ज़्यादातर उत्तर डायग्राम फ्लो चार्ट के माध्यम से ही लिखे हैं, क्योंकि एक तो इतना लेंदी पेपर था कि अगर मैं इसे पूरा लैंग्वेज के रूप में लिखने की कोशिश करता तो शायद पेपर किसी हालत में पूरा नहीं हो सकता था। और चूँकि पेपर फर्स्ट जैसी अगर मैं बात करूँ तो उसमें DI काफ़ी टाइम टेकिंग था। जब वो DI ज़्यादा समय ले लिया तो उसी वक्त लगभग ये एहसास हो गया था कि अगर मैं जिस प्रकार आंसर लिखता हूँ अगर ऐसे लिखने की कोशिश करूँगा तो पेपर छूट जाएगा। तो DI ख़त्म होने के बाद ही मैं दिमाग में एक चीज़ बैठा लिया था कि ज़्यादातर चीज़ें फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरी करनी है, तो फ्लो चार्ट के माध्यम से ही मैंने लिखा था, तभी पेपर पूरा होता है। और जहाँ पर हम अब बात करते हैं मेंस की बात की, इंटरव्यू के जो लास्ट स्टेज होती है वहाँ पर अंदर का माहौल कैसा होता है, इंटरव्यू के अंदर का? वहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए, आपने उनका क्या जवाब दिया और आपको कैसे लगा, वहाँ पर क्या कुछ है? सर पहली बात कि सर जो इंटरव्यू हॉल को लेके जो डर होता है वो दरअसल वो बनाया हुआ डर होता है, क्योंकि मुझे अंदर जाने के बाद ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। मुझे तो वहाँ सब इतने कोऑपरेटिव लगे, जितने भी बोर्ड में बैठे हुए थे सब इतने कोऑपरेटिव, इतना हंसमुख स्वभाव से बातचीत किए, पहले मुझे कंफर्टेबल किए, तो डर जैसा कोई माहौल होता नहीं। और क्वेश्चन भी पहले हमसे पूछे, अब आप ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं, अब हम लोग आगे की बातचीत शुरू कर सकते हैं। जब मैं बोला जी सर अब हम लोग शुरू कर सकते हैं, उसके बाद इंटरव्यू शुरुआत हुआ। तो एक तो जो बाहर से डर रहता है वो पहले ख़त्म, मन को शांत रख के जाना है। अब बहुत अच्छा होता है और सवाल भी बहुत सिंपल, मतलब ऐसे कोई सवाल नहीं। आपसे क्या पूछा गया, कुछ बता सकते हैं? तो मेरे से जो पहला प्रश्न था, पूछा गया आपका पोस्ट प्रेफरेंस है क्या? मैंने वो बताया। तो फिर पूछे आपका ग्रेजुएशन कब हुआ? मैंने बताया सर कि 2020 में हुआ। उसके बाद पूछा कि आप उसके बाद फिर आप क्या किए? तो बस उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद सर मैं टेबल टेनिस खेलता था, तो मैं गेम पे भी काफ़ी समय अपना व्यतीत किया। तो फिर उसके बाद लगभग 7 से 8 मिनट टेबल टेनिस पे ही मेरे से सवाल जवाब होते रहे। और उसके बाद फिर मैंने पूछा आपका जो
ऑप्शनल क्या था, मैं बोला सर भूगोल था। फिर 3-4 मिनट मेरे से भूगोल पे क्वेश्चन हुए, तो मेरा लगभग पूरा इंटरव्यू इसी के इर्द गिर्द चलता रहा, लगभग 18 से 20 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। चलिए ठीक है। आपने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के बारे में आपने विस्तार से बताया। अगर आप कुछ अपनी तरफ से संदेश देना चाहें तो बच्चों को कि क्या कुछ करें ताकि उनको, क्योंकि जब तक नहीं हो जाता चीज़ें काफ़ी दूर लगती है, जब हो जाता है चीज़ें काफ़ी अलग हो जाती हैं, तो आप अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहें बच्चों को? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो अभी 72वीं बीपीएससी का पेपर देने वाले हैं, उनके पास सीमित समय है, वो बचे हुए समय पे नए सोर्स से या नए मटेरियल के चक्कर में पढ़ने से अच्छा है कि अभी तक आपने जो पढ़ा है, आपने जो खुद नोट्स डेवलप किया है, उसको जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि अंतिम में आपका परिणाम इस चीज़ पे निर्भर नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा था, इस चीज़ पे निर्भर करता है कि आप एग्जाम हॉल में कितना लेके जा पाए। तो आप जिसको जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपके एग्जाम में उतना काम भी आएगा। तो आप अपने पुरानी चीज़ों को ही बार बार रिवीजन कीजिए और साथ ही साथ करंट पे थोड़ा सा एक बार अच्छी पकड़ बना लीजिए। और इसके अलावा जो 73वीं 74वीं देने वाले हैं, उनके लिए बस यही है कि चीज़ों को निरंतरता बना के रखिए। एक दिन 18 घंटे पढ़ने, दूसरे दिन से आराम करना, तीसरे दिन 1 घंटे पढ़ने, ये कहीं ना कहीं गलत रणनीति है। आप कम ही पढ़ें लेकिन लगातार पढ़िए। अगर आपको पेपर के लिए 1.5 साल बचा है, 2 साल बचा है, तो अगर आप निरंतरता अपने जीवन में बना के रखते हैं और लगातार अपने पे काम करते रहते हैं तो ज़रूर आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बच्चों के दिमाग में आपने सही बोला, ये रहता है कुछ ये भी पढ़ लेते, कुछ ये भी पढ़ लेते, लास्ट टाइम में एकदम स्पेसिफिक होकर पढ़े, बार बार रिवाइज करें, वो सबसे बेस्ट है। जी सर। ठीक है, आपको आपके सिलेक्शन के फिर से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और आपका जीवन काफ़ी ज़्यादा खुशहाल। थैंक यू।